आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निखिल मेश्राम है। कल जिस किसी ने ये रिकॉर्डिंग, ये जो क्लास हुआ था कल का अटेंड किया रहेगा, उनको पता रहेगा कि कल सत्येंद्र जी ने जो ज्ञान की गंगा बहाई है, नाखून के बारे में इतना कुछ डिटेल एनालिसिस उन्होंने बताया, इतनी कुछ चीजें बताई, जैसे बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिले हमें। अभी तक हम लोग को पता ही था नाखूनों का इस्तेमाल हम लोग इस चीज के लिए भी कर सकते हैं, और इतनी सारी बीमारियों की जानकारी उससे निकाल सकते हैं। आज का भी लेक्चर कुछ ऐसे ही होने वाला है। उल्टा आज तो सत्येंद्र आर्य जी आपको और डीप में सिखाएंगे कि और इससे आप कैसे कैसे और कौन सी बीमारियों को कैसे पहचानेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्येंद्र जी, आप तुरंत ही लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं फिर। सत्येंद्र जी, आप लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी 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 अभी अभी कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए। अपना बैकग्राउंड वीडियो चेक ठीक क्या है रहता सर। है? आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक आवाज है बड़ा बैकग्राउंड ठीक है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। धन्वंतरी स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी गुरु जी की जय। जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने कल आप लोग क्लास में जुड़े हुए थे, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सत्येंद्र जी, एकदम बराबर आवाज है। ओके। यस। उसमें आपने नेल्स के बारे में जाना था कि नेल्स से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। हम टंग और नेल्स, इनसे यहां तक पता कर सकते हैं कि कोई यदि फीमेल है तो उसको कितने बच्चे होंगे, कितने मिसकैरेज हो चुके, अभी हाल फिलहाल में कितने, मतलब मिसकैरेज आफ्टर डिलीवरी यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका उसके बारे में नहीं, लेकिन अबॉर्शन कितना हुआ होगा। और नेल से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति, पुरुष हो चाहे महिला, वो उसके पास जो सातवीं धातु होती है हमारी, वह कितनी बाकी है। व्यक्ति मतलब कितना रति क्रिया में शामिल रहता है, यह भी नेल से आप बता सकते हैं। जिसको बोलते हैं कामिंग, वह कितना है, ये भी आप उससे नेल से पता लगा सकते हैं। तो नेल से अपने आप में 56 डिजीज बहुत बड़ी बात है। और आज हम फेस के बारे में भी जानेंगे कि फेस से आप क्या क्या और पता कर सकते हैं, और बाकी आप लोगों के जो भी नेल्स क्या है वो भी हम लोग लेंगे।
कल हमने परफेक्ट दिख रहा है सर? जी सतेंद्र जी, ओके सर। बराबर है। आज हम फेस के बारे में और कान के बारे में कुछ चीजें ऐसे जानेंगे जो आप किसी भी व्यक्ति को देखते ही ये बता सकते हो कि ये आपको है ही है, 100% है। चलिए, कल हमने क्लबिंग नेल्स और आपका जो सीधी लाइनें हैं उनके बारे में, ये जिसके ऊपर डॉट डॉट हैं उसके बारे में हमने जाना था, और इसके बीच में जो एक लाइन बन रही है इसके बारे में हमने जाना था कि ये इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, सेंट्रल नेल्स। और बीच में एक ये दीवार जो उभर जाती है, ये आप जो देख पा रहे हो, ये, और इसमें भी ये देख पा रहे हो, ये जो दीवार उभरती है ये क्यों उभरती है, इन सब के बारे में हमने जाना था। आज हम इसके आगे की कहानी आज हम शुरू करते हैं। इसे आगे की कहानी आप जल्दी जल्दी जो है इसको शेयर कर सकते हैं आप अपने किसी फ्रेंड्स को, और उन लोगों को जिसको भी आप जोड़ना चाहते हैं कि वो ना छूटे, तो आप उनको जोड़ सकते हैं। रफ नेल सरफेस के बारे में हम जानेंगे। आज का पहला जो नेल्स है, रफ नेल सरफेस। आपने इस प्रकार के नेल्स बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। ये ऊपर से प्लेन नहीं है, आप इसके ऊपर जब उंगली घुमाएंगे तो आपको कुछ ऐसे चुभने जैसा महसूस होगा, खुरदरे होंगे ये ऊपर से। इनकी जो शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है, और जब ये शाइनिंग खत्म होती है और ऐसे रफ हो जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज का होता है। सोराइसिस, सोराइसिस में भी ऐसे नेल्स पाए जाते हैं। या फिर वो व्यक्ति में भी हो सकता है किसी केमिकल फैक्ट्री में या केमिकल ऐसा इस प्रकार का काम जो है वो कर रहा होगा, रासायनिक पदार्थों के संपर्क में वो व्यक्ति होगा, जिसकी वजह से नाखून के ऊपर की जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है, ऊपर की लेयर। लाइकेन प्लेनस के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं, यदि वो व्यक्ति रासायनिक पदार्थों के संपर्क में है, तो आपके पास यदि कोई ऐसा पेशेंट आता है और आपको उसको ठीक करना है, तो पहली चीज तो उसको रासायनिक पदार्थों से संपर्क से जो है बाहर करना होगा कि आप उससे सेफ रहिए। ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है? अब सबको जो थेरेपिस्ट है उन सबको पता होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो सेफ्टी वाली जो सेल्स होती हैं, वही खुद बॉडी को ही खाने लग जाती है। यानी कि मतलब जिसका काम होता है कि बाहर के लोगों को मारने का या अपनी सुरक्षा करने का, वही जो है अपने ही व्यक्तियों को या अपनी ही जो गुड सेल्स हैं, गुड बैक्टीरिया है, उनको मारना शुरू कर देता है। एक छोटा सा एक मतलब इसमें हम समझ सकते हैं। ऐसे ही लाइकेन प्लेनस एक डिजीज है, आपने सुनी है कि नहीं सुनी, तो उसमें भी ऐसा होता है। ये नाखून आप देख पा रहे होंगे, ये नाखून मोटा है, नेल्स थिकनिंग है। ये क्यों हो गया? क्योंकि जो इसकी नाखून की जो वृद्धि थी, जो ग्रोथ है, वो स्लो हो गई, और स्लो होने की वजह से इसकी मोटाई बढ़ती गई।
अब आप सोचो कि ग्रोथ स्लो क्यों हुई होगी। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करिए कि इसकी ग्रोथ स्लो क्यों हुई होगी। हमने कल भी बात की थी, आप जुड़ेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। आपको याद है कि नहीं है? आप लोग प्लीज कमेंट करिए, अपनी उंगलियों को चलाइए कि जो नेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो क्यों होती है। चलिए, सरगम चौरसिया का बहुत बढ़िया। आप अपनी उंगलियां चलाइए, आप याद करिए, सोचिए न्यूट्रिशन की कमी, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है इन्फेक्शन। मोहम्मद हमीद, यूडीएफ की वजह से होता है न्यूट्रिशन की कमी। आयरन, मयंक बाबू, लैक ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जी जी, हेमा बुद्धा, बहुत बढ़िया। थैंक यू आप लोगों का। आइए, जब ये मोटा नाखून हो जाता है, इसकी ग्रोथ, प्रशांत शुक्ला, कैल्शियम की वजह से। सबसे जब ये होता है तो सबसे पहला जो कारण आता है इसका, वो फंगल इन्फेक्शन। कपिल शर्मा, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का ना होना, बिल्कुल, मेल एब्जॉर्प्शन। दूसरा, नाखून की जो मोटाई बढ़ती है वो क्रोनिक एक्जिमा की वजह से भी बढ़ती है। जी, इम्प्रॉपर डाइजेशन, ज्योति दीक्षित, बहुत बढ़िया। आपने अपना अपना कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के कारण भी नेल्स जो हैं, नेल्स की मोटाई हो जाती है। येलो नेल सिंड्रोम एक डिजीज होती है, येलो नेल सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम, उसकी वजह से भी नेल्स का मोटा, नेल्स जो है मोटे हो जाते हैं। सोराइसिस की वजह से भी नेल्स की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो अब यदि आपके पास पेशेंट आता है और उसकी नेल्स की, ये जो नेल्स प्लेट है वो मोटी है, तो आप उसको क्या करेंगे? उससे पूछेंगे क्वेश्चन, उससे वही पूछें जो आपको पहले वो क्वेश्चन पूछे। पहले उनकी हिस्ट्री सुने और फिर जो क्वेश्चन फेस्ट में आपको अटेम्प्ट करने चाहिए वो करने चाहिए जो आपको दिख रहा है कि ये वाली चीज है। मयंक बाबू, जी जी, बहुत बढ़िया। सोराइसिस में आपने देखा है, बहुत आपका ये बहुत ही जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आएगा, सबको काम आएगा कि आपने सोराइसिस में ऐसे मोटे नेल्स देखे हैं। तो क्वेश्चन, जब भी पेशेंट आता है तो उससे आप जो आपको दिख रहा है कि ऐसा है क्या, वह वो क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछिए। और यदि आप वो क्वेश्चन पूछेंगे तो पेशेंट को वो वाली प्रॉब्लम तो है ही जो आपको दिख रही है, जो क्वेश्चन पूछेंगे। और यदि वो मैच हो गई कि ऐसा ऐसा भी होता है क्या, और वो हाँ का जवाब मिला, तो पेशेंट आपके ऊपर इतना बिलीव करेगा कि ये वाला डॉक्टर जो है या ये वाला थेरेपिस्ट है वो बहुत जानकार है, बहुत समझदार है, और मेरी सारी चीजें उन्होंने अपने आप से बता दी। और वो हाफ तो आधा ठीक तो वैसे ही हो जाएगा जब आप उनकी समस्याओं का बता देंगे कि आपको ऐसा भी होता है क्या। इसमें ऑन करके, ये ऑन करके,
लैपटॉप की बैटरी लो हो गई तो भी चलेगा सतिंदर जी, आपकी बैटरी लो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं लैपटॉप की बैटरी लो है सर। नाखून प्लेट का अलग होना, आपने बहुत सारे पेशेंटों का, बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा होगा कि जो आप इमेज में देख पा रहे हो, ये क्या होता है कि बोलते हैं कि उसका नाखून उतर गया, नाखून हट गया है, और जो ये है नेल प्लेट जो होती है ये अलग हो जाती है, ऊपर की जो ये पार्ट होता है नेल बेड से अलग हो जाता है मैट्रिक्स से। क्यों हो जाता है? किसी चोट के कारण हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, सोराइसिस की वजह से हो सकता है। और एक जो है टॉक्सिन्स, थायरोटॉक्सिस की वजह से भी ये ऐसा होता है। थायरोटॉक्सिकोसिस जो होता है उसकी वजह से भी ऐसा नेल्स जो प्लेट है ये हटती है। आप में से मेरे हिसाब से कुछ नाम ऐसे सुनेंगे कि आपने पहले सुने ही नहीं होंगे कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या। लेकिन एक ध्यान रहे, यदि चोट की वजह से ये ऐसा होता है तो आपको केवल एक नेल्स में या जिसमें चोट लगी है उसी में मिलेगा, और यदि थायरोटॉक्सिकोसिस के कारण होता है तो सारे नेल्स में मिलेंगे। सोराइसिस के कारण भी आपको लगभग सारे नेल्स में मिलेगा। एक नेल्स ये भी देखिए आप, ये भी नेल प्लेट इसकी जो है हटी हुई है। आप ये देखेंगे नेल प्लेट हटी हुई है। तो इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस है, आप देखिएगा। एक इस नेल प्लेट का हटना और इस नेल प्लेट का हटना, ये जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं इसके देखेंगे आप किनारे, ये ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो गई है। ये 100% सोराइसिस पेशेंट है। और कोई जहरीला, कोई ऐसी चीज वो खा ले उसकी वजह से भी ऐसा होता है। सीवियर कर्वेचर लिया हुआ नाखून, बहुत अधिक मुड़े हुए, ऐसे जैसे जो डॉग होते हैं या बिल्ली होती है उनके नाखून ऐसे मुड़े हुए होते हैं, एकदम उनके जितने तो नहीं, उनसे कम, लेकिन एकदम चोंच के जैसा, पैरट की चोंच के जैसा। कल किसी ने क्वेश्चन किया था, आज वो है क्या। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर नाखून एकदम चोंच के जैसे हो तो क्या होता है। शायद चंपा जी ने क्वेश्चन किया था, वो आज है नहीं यहाँ पे। जी, तो ये देखिए एकदम चोंच के जैसा ये नाखून है। उंगली का जो मतलब एकदम ऐसे मुड़ जाता है, एकदम चोंच के जैसा। ऐसा कब होता है? हाइपरथायराइडिज्म के कारण, हाइपरथायराइडिज्म के कारण, या फिर किडनी फेल हो, रेनल फेल्योर के कारण। सोराइसिस में भी ऐसा होता है, या फिर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में भी आपके जो नेल्स होते हैं वो किसी पक्षी, पैरट, ये उसके जैसी चोंच के जैसा हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है। और आपने ओल्ड एज में या किसी किडनी वाले पेशेंट को या हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को ऐसा देखा होगा कि उसके नेल्स ऐसे मिलते हैं।
हम बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है और वो जो पेशेंट भी यही बोलता है कि मेरे को थायराइड है, और जो मतलब अच्छे जिनको नॉलेज है वो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो तो पूछते हैं कि थायराइड कौन सी है, उसकी रिपोर्ट दिखाओ। वो देख देख लेता है हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है। और यदि उसके पास रिपोर्ट नहीं है, और नाखून तो है ना सबके पास, आपके पास भी नाखून होंगे, हैं कि नहीं? 20-20 नाखून तो होंगे ना, किसी के पास 21 नाखून भी होंगे। और किसी ने यदि कुछ किया होगा इधर उधर उंगली, तो वो एक आध चला भी गया होगा, तो वो कम हो गया होगा, लेकिन बाकी के तो हैं। तो बाकी के हैं, और यदि पेशेंट के पास भी बाकी के ना नेल्स हैं, तो आप पता कर सकते हो कि उसको हाइपरथायरॉइडिज्म तो नहीं है, किडनी फेल तो नहीं हो गई है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं? जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यहाँ एक और हम जानते हैं कि जो बैंड, जो नाखून मुड़ा हुआ होता है, वो कंप्लीट नेल यदि बिल्कुल ही एकदम वो डेड हो जाता है नेल्स, तो भी बैंड हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसका कारण अलग है, ठीक है। और यदि नाखून कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो चोट के कारण हो सकता है, या फिर नाखून के आसपास संक्रमण हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो भी कंप्लीट नेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें दूसरा, पूरे शरीर से जुड़े हुए होते हैं नाखून। किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी हो गई हो, कीमोथेरेपी के बारे में जानते हैं आप? कीमोथेरेपी की वजह से भी नाखून जो है खत्म हो जाते हैं। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, तो भी नाखून खत्म हो जाते हैं। आपने इनमें से कौन सी डिजीज के बारे में सुना है? बोलस डिजीज। बोलस डिजीज में भी नाखून खराब हो जाते हैं, कंप्लीट खत्म हो जाते हैं। बोलस डिजीज क्या होती है आप बताएंगे क्या? किसी को पता है क्या? कोई कमेंट करके। लगभग 82-83 लोग जुड़े हुए हैं। बोलस डिजीज में क्या होता है, इसमें जो हमारी मतलब जो स्किन है, उस स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर बड़े बड़े मतलब वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, पानी के फफोले बड़े बड़े, ब्लिस्टर बोलते हैं उसको, उसी को बोलस डिजीज बोलते हैं। फ्लूइड भर जाता है भी, मतलब जो हमारी स्किन लेयर होती है उस पर। ये ऑटोइम्यून रिएक्शन के कारण भी होता है। कोई पेशेंट आता है कि मेरे नाखून कंप्लीट खत्म हो गए, तो चोट की वजह से हो गए। आप उनसे पूछेंगे क्या आपको स्किन पर पानी के बड़े बड़े फफोले हो गए थे क्या? ये बोलस डिजीज वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब आप ये बताइए कि नाखून को आपने देखा और उस व्यक्ति को बैक्टीरियल या इन्फेक्शन कोई भी हुआ, बैक्टीरियल या फिर वायरल, उसकी वजह से उसको ब्लिस्टर हुए, तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्या? बोलस डिजीज आपको ड्रग रिएक्शन के कारण भी होती है। किसी दवाई का मतलब बहुत ही रिएक्शन हो गया और उससे बोलस डिजीज हुई और नेल्स खत्म हो गए, और उसकी वजह से उसको कुछ भी हुआ हो,
आपने एक सिम्टम देखा कि नाखून खत्म हो गए, जो थेरेपिस्ट हैं उनको पता होगा कि किसी ड्रग का इन्फेक्शन या उसका जो रिएक्शन है उसको खत्म करना होगा तो कैसे करेंगे? कमेंट करके तो बताइए एक बार। किस किस को किसी ड्रग का रिएक्शन का खत्म करने का ट्रीटमेंट पता है? हाँ, दीपक कुमार का आया 30 मेडुला 6 ADR। जी जी, विड्रॉल से भी होता है, बिल्कुल होता है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए जी, मनोज सिंह न्यूट्रल और विड्रॉल ट्रीटमेंट देंगे, बिल्कुल जी। तो जी, आपको ट्रीटमेंट का पता चला, प्लस डायग्नोज का पता चला। इसमें टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस नेक्रोलाइसिस होती है एक डिजीज, उसमें भी नेल्स खत्म हो जाते हैं। क्या होता है इसमें? एक बहुत ये स्किन इमरजेंसी की एक डिजीज होती है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। स्किन इमरजेंसी बहुत गंभीर होती है, जानलेवा होती है। स्किन की जो एपिडर्मिस, एपिडर्मल है ना, जो ये एपिडर्मिस जो लेयर होती है हमारी, एपिडर्मिस ऊपरी परत जो होती है, इसमें बहुत बड़े बड़े हिस्सों में स्किन जो है ना मर जाती है। बहुत बड़े बड़े एरिया में स्किन खत्म हो जाती है, डेड स्किन हो जाती है। हमें ऐसा दिखेगा कि जल गया पेशेंट, लेकिन सबसे इसका जो मेन कारण होता है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का, उसका जो होता है किसी मेडिसिन का रिएक्शन। ये जो सल्फास जो आती है ड्रग्स, जो एक आती है गोली, उससे, या फिर एंटीबायोटिक, या फिर मतलब जो इसमें कई सारी हैं, पेन किलर भी है जो NSAID, वो जो नासा NSAID कुछ कुछ करके आती है एक पेन किलर मेडिसिन, उससे भी होता है। ये जो होता है, क्या होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ओवर रिएक्ट करती है, जिससे स्किन की सेल मरनी शुरू हो जाती है। तो देखो डिजीज कितनी खतरनाक है। और उस डिजीज को आपने एक सिम्टम से पकड़ लिया कि नाखून खत्म हो गए। क्या आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं क्या? इधर तक मैं पहुंच पा रहा हूं क्या? ओके, थैंक यू थैंक यू। वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस में भी नाखून खराब हो जाता है, नाखून खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो वेस्कुलाइटिस का भी आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइटिस जिसमें लग गया उसमें आपको पता होगा कि उसका मतलब क्या है। आपने गुरुजी के वेद पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा आइटिस लगा तो मतलब क्या, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, जो भी हुआ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप सबको, जो भी थेरेपिस्ट है उन सबको पता है। अभी हम बात करते हैं नेल्स के कलर की। अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, उसका कि किस प्रकार का वो हो गया है, खत्म हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऊपर से खुरदरा हो गया, कैसा हो गया है। आप बने रहिएगा, अभी हम इसमें आगे फेस का भी हम करेंगे। आप किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके
कैसे आप कहीं बस में आप जा रहे हो और आपको किसी से बात करना है, आप उसका कैसे चेहरा देख करके पहचानोगे कि ये व्यक्ति बात करेगा कि नहीं करेगा, इसके साथ दोस्ती करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस व्यक्ति से बात करना कितना सही है और कितनी बात हमें करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी बात आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो जो उसको एकदम सीधी यहां जाए और वो आपका होके रह जाए। ऐसी कौन सी समस्या, ऐसी कौन सी नर्व आप उसकी पकड़ सकते हो चेहरा देख के कि जो कि उसको प्रॉब्लम है ही है। तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम नाखून के कलर के बारे में, कि उसके जो कलर से जो परिवर्तन आते हैं, कलर में जो शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं। नाखून मिरर है आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का, इंटरनल डिजीज का मिरर है, नक्शा है, वो शीशा है, एकदम दिख जाएगा। तो जिसको देखना आ गया वो आपको एकदम साफ क्लियर कट दिखेगा कि इस व्यक्ति में ये है। आइए, सबसे पहला, किस किस को पता है लुनुला क्या है, उसकी एबनॉर्मलिटीज। लुनुला, अपना अपना नाखून देखिए आप, यहाँ पर जो बिल्कुल एकदम जहां नाखून की रूट है उस पर आपको आधा चंदा दिख रहा होगा। किस किस को है, जिसको है वो यस लिखिए और जिसको नहीं है वो नो लिखिए। यस, यस स्वाति गांधी, यस ज्योति दीक्षित नो, मोहम्मद हामिद नो, लक्ष्मी पांडे यस यस, दोनों हाथों में है, बिल्कुल बिल्कुल। हेमा बुद्धा नो। आइए, पारुल यादव नो। ओके, जिनको नो है उनका देखिए, उनको एच बी उनका लो है कि नहीं है। पारुल यादव एच बी लो है कि नहीं है। हेमा बुद्धा आपका एच बी लो है या नहीं है। जिनका ये मून हाफ मून नहीं है उनका एच बी लो है या नहीं है। यस और नो कमेंट करके बताइए, एच बी लो है या नहीं है। हेमा आपका कम है बिल्कुल, है ना, स्लाइटली लो है, 12 होना चाहिए, 10.7 है। पारुल आप अपना एक बार चेक करा लीजिए। आशीष का ध्यान 11 है, 14 होना चाहिए भाई। मंजू 10 है, आपका भी कम है। माल न्यूट्रिशन की भी आपको थकान होती होगी आपको। 11.5 कम है ना। माल न्यूट्रिशन आपको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो ये जो हाफ मून है वो गायब हो जाएगा। अब पेशेंट आया आपके पास और आपने नेल्स देखा, उसका नाखून देख के आप बता सकते हो एचबी लो है भाई आपका। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कम होना है, इसका मतलब आरबीसी भी तो गड़बड़ है ना। हैंड में भी मिलेगा, फिट में भी देख लेना, ज्यादा होगा तो फिट में भी आ जाएगा। पिरामिड जैसी आकृति,
ऐसा नेल्स देखा है क्या आपने? ये देखिए पिरामिड बन रहा है इधर, किसी चोट के कारण हो सकता है या फिर ज्यादा मैनिक्योर के कारण हो सकता है। लाल रंग का होना, नेल्स आप देखिएगा इसमें आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, देखिए रेड कलर का। रेड कलर यदि है, जिसको हाफ मून है, वो हाफ मून थोड़ा ही होगा उनका, हल्का बहुत दिखता होगा। जी बिल्कुल, रेड कलर है। उन रेड कलर वालों को क्या होगा? हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किनका था ये रेड कलर? उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? यदि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी हाई है, ममता अख्तर, तो यानी कि हार्ट की वजह से आपको बीपी हाई है, तो आपको अभी आप देखिए ना, आपको बताइए आपका ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला? ज्योति शर्मा जी, आपने ग्रुप में भेजी है, मैं चेक करता हूँ। तो ये होती है डायग्नोज की पावर, कि आप यदि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर पाओ तो उसको आप एकदम एग्जैक्ट सटीक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अब आप जो है, आपका बीपी आई है, उसके लिए रगड़ते रहो 30 मेडुला पी हेपरिन, होगा ही नहीं नॉर्मल। क्योंकि हाई बीपी के अलग अलग कारण हैं, क्यों हो रहा है? किडनी की वजह से हो रहा है, किसी ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से हो रहा है, कोई आर्टरी ब्लॉक हो रही है तब हो रहा है, हो क्यों रहा है? कोई स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उसी का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब बीपी कंट्रोल होगा। तो आपको एंजिना ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। और बाकी आप टंग की इमेज भेजेंगे तो और भी आपको पता चल जाएगा। एक दिन टंग का भी रखेंगे, उस दिन जो है बहुत जल्द रखने वाले हैं, उस दिन आपका कंप्लीट सब सिस्टम, सब हिस्ट्री पूरी आ जाएगी। और जो लोग आश्रम गए होंगे उन्होंने टंग का जरूर देखा होगा कि टंग का किस प्रकार का डायग्नोज रहता है। टंग के डायग्नोज से ये भी पता चल जाता है, यदि वो हैं तो जुड़ी होंगी तो, या फिर कोई आश्रम में गया होगा तो उससे ये भी पता चल जाता है कि उनकी माँ को सिस्ट की हिस्ट्री रही है, उनकी मदर में बच्चे को की टंग देख रहे हैं हम, और उनकी माँ को गांठ रही है, यूट्रस में उनकी माँ को गांठ थी, और वो बच्चे के टंग में दिखता है। तो सोचिए कितना बड़ा जबरदस्त डायग्नोज है। और जो लोग आश्रम गए होंगे वो एक बार यस, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने सुना होगा हमने किया था और उनको बताया था। तो बहुत बड़ी, स्वाति पाटिल, हाँ जी बिल्कुल, आप वहां थे और आपने देखा होगा कि वो मदर हिस्ट्री को ही बताती है। अब यदि कोई ऐसा बच्चा आ जाए और आपने टंग देखी और उसका ये पता चल गया आपको कि इनकी मदर हिस्ट्री में सिस्ट रही है और उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम है, क्या आप वो जेनेटिक प्रॉब्लम मान के नहीं ट्रीटमेंट करोगे क्या? तो आपको ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला? कोलेजन वास्कुलर डिजीज की वजह से भी ऐसा होता है।
कोलेजन वस्कुलर डिजीज में क्या होता है कि इसमें जो हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अपने ही कनेक्टिव टिश्यूज या ब्लड वेसल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है। कोलेजन वस्कुलर डिजीज मतलब कोलेजन एक हमारा एक प्रोटीन होता है, वस्कुलर प्रोटीन। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ज्वाइंट हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें इसका क्या का ये जो शरीर में स्ट्रेंथ देने का, इलास्टिसिटी, सपोर्ट देने का काम करता है। वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और डिजीज मतलब कि उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा कोलेजन वस्कुलर डिजीज? ऑटोइम्यून रिएक्शन के कारण, मतलब बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो किसी वजह से ऑर्गन्स पे, वेसल्स पे, ज्वाइंट पे या फिर स्किन पर इफेक्ट करना शुरू कर देती है, तो कोलेजन वस्कुलर डिजीज आती है। तो जिसका नाखून रेड है वो अपने देखे कि उनको ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है कोई। पेशेंट से जब आपने नेल्स को चेक किया और पेशेंट से पूछा आपने कि ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, कोलेजन वस्कुलर डिजीज ये इसकी वजह से दिख रहा है। एसएलई जो सिस्टमिक ल्यूपस जो होता है ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी कई सारी चीजों पे इफेक्ट करता है, स्किन पर भी, ज्वाइंट्स पर भी, किडनी पर भी, ब्लड वेसल्स पर भी। स्केलेरोडर्मा जो हमारा स्केलेरोडर्मा होता है उसके वजह से भी, उस पर भी ये नेल्स जो है रेड दिखते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट है आपने देखा है तो उसके नेल्स भी आप चेक करिएगा, क्योंकि वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। उसमें जो कोलेजन के ऊपर जो इफेक्ट करता है वो ज्वाइंट्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो कोलेजन वस्कुलर डिजीज में कई सारी डिजीज आती हैं। क्या कोलेजन वस्कुलर डिजीज के बारे में आपको इतना, मतलब इस बारे में जिस प्रकार से अभी बताया गया, आप पहले से अवेयर थे क्या? और एक नेल्स आपने देखा और आपको कितनी सारी प्रॉब्लम के बारे में कितने सारे क्वेश्चन आपसे, आप पेशेंट से पूछ सकते हो। कई सारे थेरेपिस्ट जो है, कई सारे बंधु जो है कॉल करते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि पेशेंट से हिस्ट्री लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, तो वो यही पूछते रह जाते हैं कि सर क्वेश्चन क्या पूछना है उनसे। तो अपना थंब इम्प्रेशन या कोई भी रिएक्शन आप करके बताइए, क्या आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? क्या इस डायग्नोज से आपको क्वेश्चन पूछना आया है, नहीं आया पेशेंट से? बहुत बढ़िया। ब्लड कैंसर यदि किसी को हो, तरुणा वर्मा जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज्यादा जो है आप पेशेंट को डीप तक ले जा पाएंगे, उतना ज्यादा आप उसको चेक कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा बिलीफ दिला सकते हैं, उतना ही ज्यादा विश्वास जीत सकते हैं। और जब हम उसका विश्वास ही नहीं जीत पाए तो कुछ नहीं हो पाता फिर। नाखून की जो प्लेट होती है उसमें कुछ रंग परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया आप देखिएगा, देख पा रहे हैं क्या? उसमें नेल्स का जो कलर है वो चेंज हो गया, कुछ हिस्से का नेल्स का जो कलर है वो चेंज हो गया। उसमें कैसी ट्रांसवर्स वाइट लाइन होगी, इसको मीज लाइन बोलते हैं। और ये कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, उससे बीमारी के समय का भी अनुमान लगा सकते हो आप। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। और यदि आपको ये जो कुछ हिस्से नाखून का जो कलर है वो चेंज है और आपको पता चला कि उसको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, क्या ट्रीटमेंट देंगे? अब वो आया है पेशेंट नी के दर्द के लिए और आपने नाखून देखा कि उसको हाफ कलर उसका चेंज हो गया है,
तो क्या ट्रीटमेंट देंगे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के लिए? न्यूट्रल ट्रीटमेंट, मंजू जी ने बताया न्यूट्रल, और इसके साथ क्या देंगे? यस, आप कमेंट करके बताइए। और इसके साथ आप यदि किसी पेशेंट का नेल्स का कलर चेंज है, किडनी क्लियर नहीं, किडनी क्लियर शुरू में नहीं देंगे। निखिल मेश्राम जी, एचसीएल ट्रीटमेंट, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट प्लस एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट यदि हम देंगे, और यदि हमने उसको 5 से 6 दिन, 1 हफ्ता दे दिया, और उसके साथ में किडनी क्लियर, और फिर 1 से 2 दिन आपने यूडीएफ प्लस एचसीएल ट्रीटमेंट दे दिया, कम से कम 8 से 10 दिन बाद, तो ये कलर जो है ये चेंज हो जाएगा। और आधा कलर तो न्यूट्रल ट्रीटमेंट के साथ एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट दे दिया तो ही चेंज हो जाएगा। अब पेशेंट को चाहे भले ही कुछ भी हो रखा हो, लेकिन आपने देखा कि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, तो इसका मतलब उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की वजह से आ रही है। बताओ, डायग्नोज के बाद ट्रीटमेंट आसान है कि मुश्किल है? गुरुजी ने जो बनाया, क्या वो कम बना दिया क्या? यदि डायग्नोज आपका सही है, तो जो गुरुजी ने, हमारे जो गुरुजी ने बना दिया, वो अथाह है, वो सागर है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको कहीं अल्ट्रा पल्ट्रा या और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात ये है कि आप पहले चेक तो कर पाओ। ये वही सेम चीज है, कोई चोर चोरी करके भाग गया, और जो है ना पुलिस उसके पीछे लगी पड़ी है, और उसने 1000 जो है फायर कर दिए, और चोर को ढूंढ ही नहीं पाए कि चोर छुपा कहाँ था। क्या चोर मरेगा क्या? बताइए, यदि चोर ढूंढा ही नहीं और 1000 फायर कर दिए, क्या चोर मारा जाएगा क्या? यस और नो आंसर तो दीजिए। स्वाति गांधी, नो। यस, आप जुड़ेंगे, आप अपनी उंगलियां चलाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आप जो है ट्रीटमेंट के साथ सीखेंगे। डायग्नोज प्लस ट्रीटमेंट की कितना आसान हो जाता है। नहीं मारा जाएगा, क्योंकि आपने वो ढूंढा ही नहीं है कहां पर, तुक्का मार रहे हो, और तुक्के से कभी भी, कभी तो चोर मर जाएगा, और कभी कभी हो सकता है मे बी आप भी मारे जाओ। क्यों? क्योंकि आप तुक्का चला रहे हो, और कभी अपनी तरफ ही गन करके चला दिया, तो चोर की तो बल्ले बल्ले है। फिर कीमोथेरेपी की वजह से भी कलर, नाखून का जो कलर है वो चेंज होता है। और दूसरा, उनको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी भी नहीं है, कीमोथेरेपी भी नहीं हुई है, तो आने वाले समय के लिए उनकी भविष्यवाणी कर सकते हो पेशेंट की, कि आपकी भविष्यवाणी ये कहती है कि आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई गंभीर बीमारी होने के संकेत हैं। पेशेंट को अवेयर कर सकते हो आप। एक पेशेंट की मैं आपको जो है एक हिस्ट्री में बताता हूँ। एक मेरे पास एक पेशेंट आया था, और उनकी टंग और नेल्स को देख करके, और जब नाड़ी को देखा, तो उससे यही लग रहा था कि उनकी हार्ट की वो जो ब्लॉकेज है, वेन्स है, वो ब्लॉकेज है। और वो इतना बिलीव करके आया था कि मेरे को आप जो है ना ठीक कर दोगे। और बैक पेन और लेग पेन उनको था, दोनों पैरों में दर्द था और बैक पेन था। और जब उनका देखा, तो उनको मुझे लगा कि इनका तो हार्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल आपको मैंने बताया था ना, एक नेल्स था जो हार्ट और लीवर से जुड़ा हुआ था, सेम था, पल्स में भी हार्ट का शो कर रहा था। मैंने उनको यही बोला कि आप तुरंत से किसी हॉस्पिटल जाइए,
वो मेरे से नाराज जरूर हुआ, लेकिन अगले दिन जो है मतलब यानी कि वो जस्ट 1 महीना 1.5 महीना बाद वो बहुत खुश, और आज तक बॉन्डिंग एकदम गुड है। और उनके कोई भी रिश्तेदारी में कहीं भी पेशेंट होते हैं वो इधर ही ट्रांसफर होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको यही कहा कि आप किसी नजदीक के हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल में जाइए और अपने किसी जो है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। और जैसे ही वो गए, हिसार पहुंचे, वो हिसार जाकर के उन्होंने जब अपना टेस्ट कराया तो पता चला कि उनका तो जो है ना वेन्स का आर्टरी जो है काफी ब्लॉकेज हो चुकी थी, और उन्होंने तुरंत से सन डाला और जो है वो ठीक हुए। तो यानी कि आप पेशेंट की जान बचा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप ही उसको रगड़ोगे, आप ही उसको थेरेपी दोगे, आप ही ट्रीटमेंट दोगे तभी पेशेंट बचेगा। नहीं, उसको सही सलाह दे करके भी आप पेशेंट की जान बचा सकते हो। वो सही सलाह भी पेशेंट को आपको आपसे लाइफ टाइम तक जोड़ सकती है। तो यदि हमें प्रॉपर डायग्नोज आता होगा तभी हम सही सलाह दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर हमें ना बहुत सारे लोगों को तो यही रहता है कि पेशेंट आए, अब वो ठीक हो या ना हो लेकिन रगड़ना मेरे को ही है। तो यदि आप प्रॉपर डायग्नोज कर पाएंगे तो ये वाली सोच आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये लाइनें हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये नाखून में सूजन के कारण भी होता है, समानांतर लाइनें हैं ये सारी की सारी। ठीक है, एल्बुमिन की कमी हो, हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिन की कमी हो तब भी होता है। और जब एल्बुमिन बढ़ेगा ये सारी की सारी लाइनें गायब हो जाएंगी। एक मेरे पास एक स्टूडेंट, एक बच्चा है लगभग 15 साल का, उसको ये बहुत सारी लाइनें हैं और उसने कोई टेस्ट नहीं कराया था और उसको पेट दर्द रहता है, और पेट दर्द लगभग 3 साल से रहता है। अब जब वो आया तो उसकी माँ उसको लेके आई कि जी जो है ना हमारे लिए तो भगवान हो गए कि इसको पेट का दर्द इसको ठीक कर दो। काउंसलिंग हमने करा ली, सब कुछ हमने करा लिया, झाड़ पूछ सब कुछ करा लिया। अब वो किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए थे या नहीं गए थे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन और बाकी की चीजें उन्होंने बहुत सारी बताई कि ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, वो भी करा लिया, स्कूल में ये करा लिया और इसको पेट दर्द होता है। जब नेल्स हमने चेक किया तो मैंने कहा इसको एल्बुमिन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से इसको जो है पेट दर्द रहता है। आप सोचिए यदि हम डायग्नोज हमारा गड़बड़ होगा, हम पेट दर्द के लिए क्या ट्रीटमेंट देते रहेंगे टॉप फिंगर देते रहेंगे, एब्डोमेन पेन का जो रिलीफ के लिए देते रहेंगे, नॉर्मल एज ए नॉर्मल। यही है कि नहीं है? और यदि आपने स्टीक डायग्नोज किया कि एल्बुमिन की डेफिशिएंसी है तो आप एल्बुमिन, फिर सोचिएगा एल्बुमिन बनेगा कैसे, कौन सा ऑर्गन काम करता है एल्बुमिन बनाने के लिए, तो आप एकदम स्टीक ट्रीटमेंट देंगे। बताइए नेल्स डायग्नोज काम का है कि नहीं है? और यदि आपने अकेला डायग्नोज सीख लिया तो क्या अलग अलग डिजीज या अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, सरगम चौरसिया जी ने ब्लड फॉर्मेशन, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट नाखून के ऊपर हम आते हैं। ये वाइट इसके ऊपर स्पॉट है, देखिए किसी ने चेक किया, ऐसा देखा है क्या किसी के नेल्स? इसका कारण हो सकता है नाखून बनाने वाली जो मैट्रिक्स होती है, नेल्स मैट्रिक्स, जिसकी वजह से नीचे से नाखून बनता है, उसमें चोट लग गई हो।
ठीक है। और ये लंबा है तो आप ये मतलब जितना ज्यादा गहरा होगा तो आप उसमें बता सकते हो कि कितनी चोट लगी है। और एक और से भी आप पता कर सकते हो वो क्या होता है जिसकी वजह से ये नेल्स के ऊपर स्पॉट बनते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि और एक और क्या कारण होता है जिसकी वजह से इसमें वाइट स्पॉट आते हैं। यस, कमेंट करके बताइए। जिंक डेफिशिएंसी मंजू जी, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी, जिंक की, प्रोटीन, लीवर डिजीज के कारण भी ये व्हाइट स्पॉट आते हैं। और यदि ये हाफ नेल पर है, ठीक है, और इसका प्रोक्सिमल एंड पर भी है तो किडनी की डिजीज है। ये व्हाइट स्पॉट किसी को हाफ नेल पर है और इसका जो व्हाइट जो है वो प्रोक्सिमल नेल इधर तक भी है। प्रोक्सिमल साइड, ये प्रोक्सिमल साइड है। ज्योति दीक्षित को पता होगा कि नेल के ऊपर प्रोक्सिमल साइड। हेमा बुद्धा आपको पता होगा कि प्रोक्सिमल साइड कौन सी है। प्रोक्सिमल साइड यदि व्हाइट स्पॉट है तो ध्यान रखिए, और हाफ पर है तो उसको किडनी डिजीज है। चलिए इससे अगला हम चलते हैं। इस पर बुरी ये लाइनें हम आते हैं, ठीक है। इन लाइंस के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इन लाइंस का मतलब क्या है। लंबवत बुरी लाइनें, ये देखिए आप, ऐसी लाइनें हैं इसमें। और ऐसे पेशेंट आपने बहुत सारे देखे होंगे। ऐसे डिजीज वाले जो ऐसे पेशेंट, ऐसे नेल्स वाले आपने बहुत सारे देखे होंगे। किस किस ने देखे हैं? क्या आप अभी तक उसकी डिजीज के बारे में पता कर पाए थे? एडिसन डिजीज के कारण होता है ये। एडिसन डिजीज का आपको पता है क्या होती है? एडिसन डिजीज एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनाती। ये B12 नहीं है, ये B12 नहीं है। इसकी लाइनें देखिएगा आप, B12 और इसको समझिएगा। ये एडिसन डिजीज, पहला कारण इसका एडिसन डिजीज है। एडिसन डिजीज जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है हमारा, जो एड्रिनल ग्लैंड वो अपने हार्मोन प्रॉपर नहीं बना पाती है। एड्रिनल इनसफिशियंसी उसको बोलते हैं, इनसफिशियंसी, है ना। जो किडनी के ऊपर होते हैं उसमें दो, एक कॉर्टिसोल और कौन सा दूसरा, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन बनता है वो नहीं प्रॉपर बना पाती है। और कोर्टिसोल नहीं बनता है तो उस व्यक्ति को क्या होगा? स्ट्रेस आएगा ना। कोर्टिसोल का काम होता है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना, शुगर इम्बैलेंस होना, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। ये शुगर को बैलेंस करने का काम भी कोर्टिसोल हार्मोन का होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन जो है उसका काम सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करना,
वाटर बैलेंस करना, बीपी कंट्रोल करना। तो ऐसे पेशेंटों में जिनमें ये गड़बड़ रहती होगी, ऐसे पेशेंटों में आपने ये जो है नेल्स के ऊपर इस प्रकार की जो है देखी होंगी। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या आपको इस ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला? आपने ऐसा देखा और आपने देखा कि एडिशन डिजीज है, उसको बीपी कंट्रोल रह रहा है कि नहीं रह रहा, वाटर बैलेंस है कि नहीं है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है कि नहीं है। तो एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? कॉर्टिसोल बनाने के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? किसी का शुगर बैलेंस नहीं है, कॉर्टिसोल बनाना है, क्या करेंगे? बिल्कुल सरगम चौरसिया जी। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या एक नाखून से आपने कितनी सारी डिजीज के बारे में पता कर लिया होगा? क्या 2 दिन बेनिफिशियल रहे कि ऐसे ही बेकार गए? बेनिफिट है तो बी लिखिएगा और बेकार गए तो एफ लिख दिएगा, फालतू में। यस, 3-4 लोगों का, बहुत 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 लोगों का बी 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 बी। वेरी गुड, थैंक यू आपका। और एक और आपको मैं बता देता हूं, ये ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर यदि है तो जो आश्रम में गए थे उन लोगों को पता होगा, हमने टंग पर एक आपको बताया था, टंग टंग डायग्नोज के बारे में जब आपको बताएंगे तो बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे टंग से पता कर सकते हो आप। और जो जो लोग आश्रम गए थे उनको हमने दिखाया था कि ये देखिए इनको ऐसा है। चोट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो कोई पेशेंट से पूछ लीजिएगा कि आपको चोट तो नहीं लगी थी। तो चोट की वजह से है तो चोट का तो आपको पता ही है, इंजरी ट्रीटमेंट देना है। और कई बार ये नेल्स के ऊपर जो है ना तिल भी हो जाता है, तिल। मतलब आपको एडिशन डिजीज के बारे में यदि उससे पेशेंट से हम इतने सारे क्वेश्चन, हम कम से कम मैंने आपको 10 डिजीज बताई एडिशन में, तो आप उससे 10 के 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडिशन की वजह से या किसकी वजह से है। और किसी किसी को तिल भी हो जाता है, यहाँ पे तिल, नेवस, मोल। अब वो मोल होने की वजह से उसका तो कोई मतलब आप उसका तो मेलानिन बनाने वाली जो सेल होती है वो बढ़ जाती है, तो ऐसा होता है। ठीक है, ये जन्म के साथ भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। मेलानोमा, किसी को मेलानोमा हुआ और उसकी वजह से ऐसा है तो क्या करेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मेलानोमा क्या है। कोई बताएगा व्हाट इज मेलानोमा? आपके पास पेशेंट आता है और आपने ऐसा कलर देखा, एडिशन डिजीज भी नहीं है उसको, आपको एडिशन डिजीज में मैंने इतने सारे आपको बताया, उसको एडिशन डिजीज नहीं है और उसको ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं है, चोट भी नहीं लगी, तिल भी नहीं है, उसको क्या है फिर? मेलानोमा। और जिसको मेलानोमा है, मैंने आपको शायद पहले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया था, फर्स्टली खुद की सेफ्टी बहुत जरूरी है। वाई लैब, WHY लैब, स्किन कैंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम स्टीक आंसर। स्किन कैंसर, और ये स्किन कैंसर भी बहुत खतरनाक वाली होती है। ये जो मेलानोमा मेलानिन वाली सेल से ही बना है, मेलानिन सेल से। ये मेलानिन जो बनाती है ना जो सेल, उसी में, उसी के अंदर एक प्रकार की एक कैंसर हो जाती है। और ये सबसे पहले मेलानोसाइट से शुरू होता है और ये बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक है, और ये कहाँ का? नेल्स के ऊपर आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्किन में, नेल्स में, आईज में, आंख के अंदर भी ये मेलानोमा हो जाता है।
आंख के अंदर भी कैंसर, माउथ के अंदर, इंटरनल ऑर्गन के अंदर। और अब जिसको मेलानोमा हो गया, आपने ये देखा, और उसको किसी भी डिजीज को लेकर के आया है, तो आप बताइए आप उसको क्या करेंगे? ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे या फिर उसको किसी अपर हायर सेंटर भेजेंगे? आपकी सेफ्टी हायर सेंटर भेजने में है मेरे अकॉर्डिंग, कि आप उस पेशेंट को हायर सेंटर भेजिए, कि आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाइए और अपने आप को चेक कराइए। और जब वो अपने आप को चेक कराएगा और वो पाएगा कि मेरे को ऐसा है, मनोज सिंह जी बहुत बढ़िया, अपर सेंटर भेजेंगे। और वो आप जब उस वो कभी एहसान नहीं भूल सकता आपका पेशेंट, आपसे दूर नहीं हो सकता वो, भले ही ट्रीटमेंट कहीं भी। ठीक है। और मेलानोमा की संभावना कब देखेंगे? जब नाखून के आसपास का रंग भी कैसा दिखे? काला दिखे। ठीक है। ये नाखून के ये जो इधर का जो कलर है ना, ये भी ब्लैक कलर दिखे, तो उसको 100% मेलानोमा है। ठीक है जी। और ऐसा देखते हैं तो पेशेंट को आप भेज दीजिए। तो ये फायदा है डायग्नोज का, कि आप किसी पेशेंट को पकड़ के नहीं रखते, आप किसी पेशेंट को बहला फुसला के नहीं रखते, आपको किसी पेशेंट के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्लिंटर हेमरेज, स्प्लिंटर हेमरेज, ये देखिएगा आप इसमें नाखून में देखेंगे तो देखो इधर है ना, कुछ रेड रेड से दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं क्या? इसका क्या कारण होता है? कारण है नाखून के नीचे की जो छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें रक्तस्राव है। नाखून के नीचे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड जो है वो बाहर निकलने लग गया है। ये जो लाइंस है, इनकी मोटाई देखें कि कैसा है, और ऐसा ब्लड उनमें से बाहर क्यों आने लग गया है? या तो उसको एसबीई है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोक्राइटिस, एंडोकार्डियाटाइटिस। ठीक है। या फिर एसएलई है, एसएलई एक ऑटोइम्यून डिजीज है, सोराइसिस है, रेनल फेल्योर है। ठीक है। तो ये उसको प्रॉब्लम है, और यदि ये है और आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप केवल उसको बताइए ना कि कैसे कर सकते हैं। और यदि, और दूसरी चीज, आप इस डायग्नोज से पेशेंट को भरोसे में इस ऐसे भी ले सकते हो कि आपने देखा कि उसको ये है, आप उसको तुरंत से जो है टेस्ट ये बता सकते हो कि ये वाला टेस्ट आपको कराना है। और उस पेशेंट को यदि वो टेस्ट में मिल गया जो आपने सोचा था, तो वो पेशेंट आपसे कभी भी तोड़ा नहीं टूटेगा। वो ट्रीटमेंट भले ही कहीं कराए, किसी हॉस्पिटल में कराए, लेकिन आपके ऊपर इतना विश्वास होगा कि उन्होंने मेरे को ऐसे देख के ही बता दिया। होगा कि नहीं होगा? तो आपको ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि इधर जो है स्प्लिंटर हेमरेज ऐसा पाया जाता है, और आपने किसी पेशेंट को देखा तो आप देखोगे कि उसको तो जो क्रोनिक डिजीज है ये सारी की सारी, सोराइसिस को छोड़ के बाकी सारी, रेनल फेलियर हो, ठीक है, आपका एसएलई हो, एसबीई हो, या फिर जो है आपका ट्राइकोनोसिस हो, कोई सी भी हो। टेरी हाफ, टेरीज हाफ या फिर हाफ नेल्स। नेक्स्ट है टेरीज हाफ या फिर हाफ नेल्स। इसमें क्या होता है, नाखून के ऊपर का भाग ये देखिएगा आप सफेद हो गया, इधर वाला भाग सफेद हो गया है। ठीक है। और नीचे का भाग गहरा रंग का हो गया है, डार्क हो गया है। और ऊपर का भाग व्हाइट हो गया है।
ये कारण एनीमिया के कारण हो सकता है, एडिमा के कारण हो सकता है। दूसरा, यदि इसमें ये ब्राउन लाइन नहीं है, इसमें दो प्रकार का, ये ऊपर का व्हाइट हो गया है और इधर ये इसमें ब्राउन लाइन नहीं है, तो लीवर के कारण ये है, इसको लीवर की बीमारी है। देखो इसमें ब्राउन लाइन नहीं है, और आप यहाँ देखेंगे कि इधर जो है ना ये सफेद तो हो गया, लेकिन इधर जो है ना ब्राउन लाइन है। देखिएगा, आपको दो कलर का दिख रहा है और ब्राउन लाइन है, तो साफ साफ बोल सकते हो कि जो है आपको किडनी की डिजीज है। क्या आपने किसी पेशेंट को ऐसा देखा है? किसी ने किडनी पेशेंट को यदि देखा होगा तो वो उसको देख सकता है, उसके नाखून जितनी ज्यादा होगी उतना पुरानी उसको बीमारी होगी, और जिसको नई नहीं होगी उसका अभी कम होगा। ममता अख्तर जी, देखा है, बहुत बढ़िया। तो आज आप शायद उसको एकदम दिमाग में सेट कर गए होंगे कि ऐसा मिलेगा तो ऐसा है, और मेरे हिसाब से उसको आपको ट्रीटमेंट करने में भी आपको सहायता मिलेगी कि ऐसा है तो भाई हमें ये वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए। नाखून की प्लेट का जो है कलर हमने देखा, इसमें आगे और देखते हैं हम। व्हाइट नेल्स हो गए हैं किसी के, देखिए नाखून जो है सफेद हो गए हैं किसी के, तो एनीमिया, सूजन, या फिर जो है ब्लड वेसल्स की समस्या के कारण। और सफेद होना, एनीमिया, अभी मैंने आपको बताया किडनी फेलियर, लेकिन किडनी फेलियर है तो कैसा होगा? ब्राउन लाइन होगी। सोराइसिस, डायबिटीज मेलाइटिस में कीमोथेरेपी के कारण भी, या फिर किसी किसी को जेनेटिक भी होता है। और यदि ऐसा नाखून मिल गया आपको, तो क्या आप इनमें से कितने 6 चीजें हैं, इन 6 डिजीज के बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या पेशेंट से कि एनीमिया तो नहीं है, कोई यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, सोराइसिस तो नहीं है, कीमोथेरेपी तो नहीं हुई है। गुलाबी या लाल नाखून, आप देखिएगा ये नाखून नेल्स आप रेड कलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड चेरी कलर का होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होगा। ये एक पॉइजन है, जहर है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंजियोमा के कारण, एसएलई के कारण, या फिर जो है जो है ना पॉलीसीथीमिया, पॉलीसीथीमिया के कारण गहरा लाल रंग होगा। यदि हम इन डिजीज के बारे में बात करना शुरू करें तो आपने किस किस ने ऐसा कलर देखा है? किसी ने देखा है? पॉलीसीथीमिया के बारे में पता है किसी को? पॉलीसीथीमिया, इसमें क्या होता है, जो एक ही कंडीशन है, जब आरबीसी जो होती है हमारी आरबीसी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सामान्य से ज्यादा हो जाती है आरबीसी, तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। अब मतलब आप उसको पॉलीसीथीमिया, आपको यदि पता होगा कि आरबीसी बढ़ी तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, मतलब ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, तो भी ऐसे गहरा लाल रंग के नाखून हो जाते हैं। अब उसको मत बोल देना कि एसएलई हो गया है, पॉलीसीथीमिया। आरबीसी क्यों बढ़ते हैं, इसको ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे बताइए? पॉलीसीथीमिया किसी को है, क्या ट्रीटमेंट देंगे? आरबीसी क्यों बढ़ते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी क्यों बढ़ते हैं?
ऑक्सीजन की कमी के कारण, और दूसरा बोन मैरो डिसऑर्डर के कारण। आप बताइए, क्या ये दोनों कारण से यदि मतलब ये पॉलीसीथीमिया है, तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्या? और सेकेंडरी कारण भी होता है, आपको मैं बता दूं, पॉलीसीथीमिया का सेकेंडरी कारण आरबीसी बढ़ने का, उसको क्रोनिक लंग्स डिजीज हो, किसी को क्या हो, क्रोनिक लंग्स डिजीज, पॉलीसीथीमिया के कारण का कारण क्रोनिक लंग्स डिजीज हो, स्मोकिंग हो, हार्ट डिजीज हो, तो भी आरबीसी ज्यादा बढ़ सकता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या एक अकेला नाखून देख करके 5 ट्रीटमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सही स्टीक ट्रीटमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अच्छा, दूसरा, यदि आप इतने सारे डायग्नोज आप सीख पाए, तो मुझे ये बताइए, क्या आप पेपरलेस, पूरे न्यूरोथेरेपी में पेपरलेस डायग्नोज हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप पेपरलेस ट्रीटमेंट, पेपरलेस उसके टेस्ट के बिना ट्रीटमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छा, कभी आपको किसी के पास फोन घुमाने के लिए अल्ट्रा फॉर्मूला पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना? तो आप ध्यान रखिए, मेरा एक ही संकल्प कि हमें डायग्नोज में इतना मास्टर हो जाना है कि ट्रीटमेंट किसी से पूछें या ना पूछें, लेकिन हम उसका काम चला सकते हैं, उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, उसको 70-80%, 50% हम उसको आराम दे सकते हैं। हमें जिस दिन पेशेंट आया, उसी दिन उस पेशेंट को दूसरे के पास फोन घुमा कि उसकी ये हिस्ट्री है, और 5 दिन तक पेशेंट से पूछते रहे कि तुझे बाथरूम आता है क्या, भूख लगती है क्या? नहीं, पेशेंट आया, आपके ऊपर इतना विश्वास हो कि आप उसका इतना प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर पाए। और मुझे बताइए, जब आप 15 प्रकार का डायग्नोज करके एकदम स्टीक ट्रीटमेंट देंगे, तो आपकी फीस क्या होगी फिर? क्या फीस बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। कब तक दूसरे के कंधे पे रख के चलेंगे? ये बात तय रखिए कि कब तक आप जो है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे। कभी तो अपना कंधे पे रखना ही पड़ेगा। और अपने कंधे पे रखने के लिए मेरा जो पहला मानना है कि पहली चीज, हमें उसका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और उसका डायग्नोज हमें आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या क्या कारण के क्या क्या कारण होते हैं इस समस्या के आने के, और क्या क्या वजह है, क्यों आता है ऐसा, और उसके रूट कॉज पे आप जा पाए। जैसे पॉलीसीथीमिया एक है, लेकिन ये कलर एक है, लेकिन इसके कारण इतने सारे हैं और उनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। ठीक है, एसएलई ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चेरी कलर का यदि है, नाखून चेरी कलर का है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ेगी बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड? कोई बताएगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बढ़ेगी? ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत खतरनाक जहरीली गैस है। इसका ना तो आपको कलर दिखेगा, ना ही कोई इसके अंदर टेस्ट आता है, ना ही कोई गंध आती है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ना ही दिखाई देगी, ना स्मेल आती है। कब? जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है ना, कहीं पे अधूरा, मतलब, तो ये जो है ऐसा होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी किसी को कोई रात को सर्दी के दिनों में ऐसी घटना घटती हैं
कि वो रात को 5 लोग सोए थे और सुबह जो है वो रूम के अंदर सोए रहे, वो अंगीठी या हीटर जला लेते हैं, गैस स्टोव लीक हो जाए, फायर स्मोक हो, स्मोकिंग ज्यादा करते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ जाती है। हाँ, CO2 बाहर नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन कम। इससे इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रुक जाती है, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो आप मुझे ये बताइए, किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया है, तो क्या आपको ट्रीटमेंट का नहीं पता क्या? और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे हार्ट और ब्रेन और हार्ट पे होता है, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्या आप ऐसी नेल्स का कलर मिला, आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बताइए? क्या एक्चुअल में मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं क्या? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नींद तो नहीं आ रही, बोरियत तो नहीं हो रही? बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, वही होती है ओरिजिनल क्लास जहाँ बोर नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। यदि बोर ही हो गए तो नींद आएगी, ब्रेन काम नहीं कर रहा, फिर कुछ नहीं जाने वाला इधर, कोई परफेक्टनेस नहीं आती उसमें। बोरियत से परफेक्टनेस कभी नहीं आती। परफेक्टनेस आती है जब आप उत्साहित हैं, आपका मन, आपका दिल दिमाग ये कह रहा है कि और आने दो और आने दो, तब परफेक्टनेस आती है। जब आपके यहां तक वो चीज पहुंचती है कि हाँ मेरे यहाँ तक जा रही है और यहाँ तक टच कर रही है, वो आपने देखा है, उससे आप उसको रियलाइज कर पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो, तब जो है आप उसको अंदर तक उतार पाते हो, उसको आप अपनी नॉलेज में बदल सकते हो। और फिर उसको नहीं भुला सकता कोई, उसको नहीं निकाल सकता कोई। और वो ट्रीटमेंट जो होगा वो आपका अपना होगा और एकदम सटीक होगा। आइए नेक्स्ट पर अब चलते हैं। भूरे या धूसर नाखून, ब्राउन ग्रे नेल्स, कैसे होंगे? ये कार्डियोवास्कुलर किसी को डिजीज हो, ब्राउन ग्रे, डायबिटीज हो गया हो किसी को, B12 की डेफिशिएंसी हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लाइकन प्लेनस हो, मेलिग्नेंट मेलानोमा हो। मेलानोमा के बारे में हमें अभी ऊपर बात करी थी, ब्रेस्ट के बारे में, है ना? और डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर के बारे में कल बात करी थी हमने। तो इनके बारे में आपको शायद पता होगा कि यदि ऐसा कलर का मिलता है तो इनमें से जरूर कोई ना कोई है। तो आपको ये मिलता है तो आपको इनमें से क्वेश्चन पूछने हैं पेशेंट से, तभी आप सटीक ट्रीटमेंट दे पाओगे। ऐसा नहीं करना है, कोई ऐसा महानुभाव, ऐसा बुद्धिमान मत बनना, इतना भी बुद्धिमान कि जी उन्होंने डायग्नोज सिखाया था और आपको ऐसा कलर मिला, अब आप उसको कार्डियक ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, जो एंजिना ट्रीटमेंट है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट, B12 भी, ब्रेस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट, लाइकन प्लेनस का भी और मेलिग्नेंट मेलानोमा का ट्रीटमेंट भी दे रहे हो। ये चिप तो सारी ही सारी बीमारियां हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं सोच लिया है किसी ने कि ऐसा कलर है तो ये सारी की सारी बीमारियां और चेप दो सारे ट्रीटमेंट? हाँ, पेशेंट से कंफर्म करना है, ठीक है? कहीं सारे के सारे चिपकाए मिलो और पेशेंट अगले दिन ऐसे ना मरे तो ऐसे मर जाए, ठीक है? और कोई केमिकल का, दवाइयों का इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? या फिर सिफिलिस एक बीमारी होती है, सिफिलिस, सिफिलिस के कारण भी ऐसा हो सकता है। ये नेक्स्ट आ गया है, पीले नाखून, येलो नेल्स, और इस प्रकार का खराब है। देखिए आराम से, किसी को जॉन्डिस हो गया,
डायबिटीज हो गया, किसी को जलने की चोट होगी, अल्नर नर्व इंजरी होगी मीडियन नर्व में, है ना, या फिर अल्नर नर्व में। आपको पता होगा अल्नर नर्व कौन सी होती है। अब उसमें इंजरी हुई है तो आप ऐसे नाखून मिलेंगे और आपको ऐसे नाखून का ट्रीटमेंट करना है। नाखून का ट्रीटमेंट नहीं करना है, उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना है। अब लेकिन पकड़ कहां से रहे हो आप? नेल्स से। लिम्फेडेमा हो, ठीक है, और आपको येलो नेल्स सिंड्रोम हो गया हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया हो, ठीक है, तो इनकी वजह से ऐसा है, तो क्या इसमें आप पेशेंट से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो। बस थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेने की जरूरत है। आइए, कल मैंने आपको बताया था हरे नाखून भी दिखाएंगे आपको, और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक नेल्स, क्या दवाइयों के कारण, क्रोनिक, ठीक है, सुडोनोमा इन्फेक्शन हो गया हो चोट के कारण। अब इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन का देना, दवाइयों का असर है तो दवाइयों का देना है, चोट हो गई है तो चोट का देना है। सिंपल सी चीज है, ठीक है जी। और नाखून के आसपास की प्रक्रियाओं के बारे में हम जानते हैं। कल किसी ने पूछा था कि नाखून के आसपास की प्रक्रियाएं, तो नाखून के आसपास में यदि सूजन है, स्वेलिंग है, तो क्या होगा? या वहां से किसी की स्किन उतर रही है, स्केलिंग हो रही है, उधर स्केलिंग हो रही है, ठीक है, या नाखून का अलग हो गया है, आप ये देखिएगा ना, इसके पास जो टेलेंजी एक्टिसिया हो गया, ये देखिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं जो देखो ये रेड रेड ये फैल रही हैं ना, जो क्यूटिकल है ना, ये वाला क्यूटिकल होता है, ये पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, क्या हो गया है? कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, ठीक है। कोलेजन वेस्कुलर डिजीज में कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, स्केलोड्रमा हो गया, एसएलई हो गया, ठीक है, डर्माटोसाइटिस हो गया। नाखून के आसपास ये सूजन हो गई है या गांठ हो गई है, तो क्या करेंगे? किसी ने कल पूछा था शायद ये कि सूजन है या स्किन निकल रही है, ऐसा कुछ पूछा था। यदि ये इधर ये ऐसे मोटा हो गया है तो ये म्यूकस सिस्ट है, ठीक है। और देखिएगा एक ये कलर भी है, ये अलग है और ये एक अलग है, ये फाइब्रोमा है। और एक और देखिएगा, ये होता है मेलिग्नेंट मेलोनेमा। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था, मैंने इसीलिए उसको यहाँ पे नहीं बताया। ये नाखून किसी ने देखा है क्या? ये साइकोजेनिक, सायोजेनिक जो है ना, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है, ठीक है, ये मस्से हैं, और इधर ये फाइब्रोमा है। अब फाइब्रोमा है तो फाइब्रोमा का ट्रीटमेंट देना है उसको, मर्जी जो हो। फाइब्रोमा आपको नेल्स के ऊपर दिख रहा है ना, बॉडी के अंदर वो गड़बड़ है, तो आपको बस उसका ट्रीटमेंट दीजिए। ये देख लीजिएगा मेलिग्नेंट मेलानोमा इस प्रकार का होता है। होता क्या है इसमें, कोई बताएगा क्या होता है? ये मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है, ये भी एक क्या होता है बताइए? एक स्किन कैंसर होता है। ये भी क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। किससे बनता है? मेलानोमा है तो मेलानिन वाली जो सेल होती है उसी से बनता है, बहुत तेजी से फैलता है, ये एग्रेसिव स्किन कैंसर होता है, ठीक है।
ये जो है हमने जो एक तो होता है उसमें मतलब क्या होता है, इसमें जो एक तो था मेलानोमा, अकेला मेलानोमा स्किन कैंसर था, लेकिन मेलिग्नेंट मेलानोमा स्किन मेलानोमा है, तो इसका मतलब है कि मेलिग्नेंट का अर्थ होता है कि एकदम कैंसर, मतलब कोई स्पॉट नहीं, सब टिश्यूज और ऑर्गन तक फैल जाए, वो वाला कैंसर। ठीक है। मेलानोमा जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, यानी कि एक ऐसा इस प्रकार का कैंसर जो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी स्किन का तक और ऑर्गन्स तक फैल जाए, वो मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है। और उसमें जो मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है उसमें सिम्टम ये मिलेगा। तो अब बताइए, यदि आप इस प्रकार का डायग्नोज और इस प्रकार के सिम्टम को आप यदि पकड़ पाए, इसमें आप टंग का, आईज का, पल्स, नाड़ी का, ठीक है, फेस का, ईयर का, लिप का, यदि आप कैच कर पाए इन सब चीजों को, तो आप बताइए पेशेंट आप कहाँ बच के जाएगा? ट्रीटमेंट कैसे नहीं कर सकते आप कैसे अपना बचाव नहीं कर सकते, कैसे पेशेंट को सही सलाह नहीं दे सकते, कैसे आप उस पेशेंट को ये कब तक बोलते रहोगे, अब नहीं 5 दिन बाद ठीक हो जाओगे, अब नहीं 10 दिन बाद ठीक हो जाओगे? बताओ, उस चीज से बचोगे कि नहीं बचोगे? ये था नेल्स डायग्नोज, जो हमने इतना जाके थोड़ा सा सीखा। क्या आप समझ पाए या मैं समझा पाया? और थोड़ा बहुत भी यदि समझा पाया तो आप जरूर अपना रिव्यू आप जरूर दीजिएगा। यदि थोड़ा भी आपको मैं समझा पाया तो आप अपना रिव्यू कमेंट में उधर जा करके ग्रुप में आप जरूर दीजिएगा। यहाँ कोई आपको प्राइज नहीं मिलने वाला है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। आप कमेंट करके आएंगे, कोई प्राइज नहीं मिलने वाला, कोई विशेष उपहार नहीं मिलने वाला, ठीक है, कहीं कोई आपको बहादुरी का पुरस्कार नहीं मिलने वाला। हमने केवल आपको ये सच्चाई पूछी है कि आप कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए, आप तक कुछ पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए, न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार आप तक, आपके इधर तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। जो मुहिम जो लेके चले हैं कि हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट, ये न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार का एक कमिटमेंट है, ये आप ध्यान रखिए, न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार का एक कमिटमेंट है, और ये शुरू से है। किसी की जेब को ढीला करने का न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार का वो नहीं है, मतलब कि बार बार आप नहीं, उसके बदले आप उसको प्रॉपर नॉलेज, और मेरे हिसाब से आपने 2 क्लास में जो ली, यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए में भी, 11,000 रुपए में, 16,000 रुपए में इस लेवल का जा करके आपको दे दे, तो मैं इधर ही